हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसा बीत रहा है आप लोगों का फेस्टिवल? आई होप अच्छा ही बीता हो दिवाली। ओहो, फर्स्ट ऑफ ऑल बिलेटेड हैप्पी दिवाली टू यू ऑल एंड हैप्पी छठ इन एडवांस। तो चलिए, इस फेस्टिवल के कारण थोड़ा सा हम लोग जो है वो डिले होते चल रहे थे, और लेकिन आज मैंने सोचा कि एक यूनिट कंप्लीट किया जाए। तो यूनिट 2 जो हम लोगों का स्टार्ट हुआ था उसको आज मैं सोच रही हूँ पूरा का पूरा कंप्लीट इकट्ठे कर लिया जाए। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक परिवर्तन तथा शिक्षा, जिसको कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ था। और अब आगे हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उनको इकट्ठे मैं एक बार बता रही हूँ। पहले जो पहला है वो है शिक्षा में गुणवत्ता का सवाल। जो दूसरा है वो है सार्वजनिक शिक्षा बनाम निजी शिक्षा। जो थर्ड है वो है शिक्षा का निजीकरण, उदारवादी दृष्टिकोण तथा आलोचनात्मक विमर्श। एंड द फोर्थ वन इज अभिवंचित एवं उपेक्षित वर्ग के लिए शिक्षा। एंड द लास्ट इज समान विद्यालय व्यवस्था। तो आज हम लोगों की कोशिश रहेगी कि ये जो सारे टॉपिक्स हैं यूनिट 2 के, उनको इकट्ठे डील किया जाए। और इससे पहले मैं एक और बात सोच रही थी कि जो हमारे चैनल का नाम है लेज़ी ब्लॉगर, ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, तो इसको क्यों ना चेंज किया जाए। तो आप लोगों के माइंड में अगर कोई भी सजेशन हो इस चीज़ को लेकर के, तो बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करें। और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के बात को ध्यान में रखते हुए चैनल का नाम चेंज करूँ। और प्लीज़ 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 रिकमेंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस रिगार्डिंग नेम ऑफ द चैनल, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। सुनने में भी बड़ा अजीब सा लग रहा है ये द लेज़ी ब्लॉगर। तो चलिए, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग जानेंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है क्या। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मतलब ऐसी शिक्षा जिसमें गुणवत्ता हो, गुणवत्ता भरी हुई हो। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो ऐसी शिक्षा है जो कि हर बच्चे को इंडिविजुअल रूप से जो है वो अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रखने वाली होती है। जैसे कि एक होता है कि आप एक अपना थीम बना लेते हो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हो, तो नहीं, ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है। हर बच्चा जो आपके पास पढ़ रहा है, हर बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है, हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आप उसको पढ़ा रहे हो, उसको शिक्षा दे रहे हो, ये होती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को ही एक तरह से कहा जा सकता है कि ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का रूप है। क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है हर बच्चा समझे, क्योंकि हर बच्चे का जो है वो समझने का जो लेवल है वो अलग होता है, हर बच्चे का माइंड सेटअप अलग होता है। तो इसके लिए टीचर सेंटर्ड नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना आवश्यक है। क्योंकि हर बच्चे जो हैं वो अलग अलग एक तो बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग फैमिलीज से आते हैं, या फिर उनका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हर बच्चे के अकॉर्डिंग उनको पढ़ा पाना, इंडिविजुअली एक एक बच्चे के अकॉर्डिंग उनको पढ़ा पाना ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। और ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है हर बच्चे के सीखने के तरीके को अपने अंदर जो है वो समाहित करने वाली होती है, अपने अंदर इंक्लूड करने वाली होती है, ताकि जो क्लास में कोई भी बच्चा सीखने के लिए जो आता है, उनको सीखने का प्रॉपर जो है वो अवसर मिल सके, और कोई भी बच्चा जो है इस चीज़ से अछूता ना रहे, वंचित ना रह जाए। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो इस चीज़ को भी इंक्लूड करती है अपने अंदर कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सिर्फ इस बात पे नहीं है कि ये बस पढ़ाए जा रहे हैं। उसमें ये चीज़ भी आता है कि जो अलग अलग गतिविधियां हैं, जैसे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, और जैसे खेल हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, इन सब के माध्यम से भी बच्चों को सीखने का प्रॉपर मौका दिया जाए। ऐसे में क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ सीखते हैं और अच्छे से उनको समझ में भी आता है। और ऐसी शिक्षा में चीज़ों को समझने के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया होता है। बच्चों को जैसे डिस्कशन के माध्यम से अपनी बातों को कहने के लिए और उनका जो ज्ञान है उनके निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी मतलब सुनिश्चित करने का मौका मिलता है। तो जो है जैसे क्लास में मान लेते हैं ग्रुप वगैरह बना के डिस्कशन करवाते हैं, तो कुछ बच्चे जो उस चीज़ को जान रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं जान रहे हैं, तो दोनों
को क्या होगा, वहाँ पे दोनों ग्रुप को डिस्कशन करने से बेहतर समझ में आएगा। और एक चीज़ हम लोग भी नोटिस करते हैं कि कोई टीचर हम लोग को पढ़ाते हैं वो, और हम लोग स्टूडेंट ही खुद एक दूसरे को समझाते हैं, वो बेहतर समझ में आता है जो हमारे बराबरी वाला कोई हमें समझाता है कोई चीज़। मतलब ऐसा नहीं है कि टीचर का समझाया हुआ समझ में नहीं आता है, टीचर गाइड करते हैं, अच्छे से हम लोगों को समझाते हैं, लेकिन जो हमारे लेवल का है वो हमें हमारे स्तर से ही समझाएगा ना, तो वो चीज़ बेहतर समझ में आती है। और यही चीज़ है यहाँ डिस्कशन। तो डिस्कशन से क्या होता है कि बच्चों को अपने बराबरी वालों के अकॉर्डिंग समझने का, उनके लेवल से समझने का जो है वो मौका मिलता है, तो वो चीज़ उन्हें अच्छे से समझ में आती है। और इस नज़रिए से जो संचालित होने वाली जो कक्षाएं हैं, उनमें गतिविधियों और विषय वस्तु में एक विविधता होती है, डाइवर्सिटी होती है। जैसे टीचर के नज़रिए में लचीलापन होता है, वे हर बच्चे के साथ साथ सीखने के अतिरिक्त खुद के प्रयास से भी सीखने का मौका देते हैं, ताकि बच्चों का जो है वो आत्मविश्वास बढ़े। आप बच्चे को सिखा रहे हैं, बच्चा नहीं सीख रहा है, बच्चे को खुद से सीखने का मौका दीजिए। ये है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। बच्चा जिस तरह से सीख रहा है उसको उस तरह से सिखाएंगे, ये है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। आज के सोसाइटी में क्या है, जो मुख्य आधार है किसी भी चीज़ का, वो क्या है, शिक्षा है। शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। जो राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास के लिए जो एक साधन है वो भी हमारा शिक्षा ही है। लेकिन शिक्षा जो है वो किसी भी चीज़ का आज के टाइम में बहुत अहम जो है वो एक कह सकते हैं कि कड़ी है, जो आधार है। हमारे देश का भी अगर हम लोग देखें तो शिक्षा हमारे देश का बहुत ही मुख्य आधार माना गया है, इनफैक्ट है ही, माना क्या गया है। और ये जो है वो राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास के लिए भी एक बहुत बड़ा साधन है। और दुनिया में जो सबसे तेज़ी से बढ़ रही जो अर्थव्यवस्था है, उसके अगर लिस्टिंग की बात हम लोग देखते हैं तो वहाँ हमारा जो कंट्री है वो शिक्षा की बात आने पर, एजुकेशन की बात आने पर बहुत पीछे है, अभी भी बहुत पीछे है। और कम गुणवत्ता की शिक्षा जो है वो भारत के विकास को 21वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था की मांगों को जो पूरा करने के लिए है, उससे रोक रही है। तो हमारे यहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर जो है वो अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम पीछे रह जा रहे हैं बाकी देशों के मतलब अगर कंपैरिजन में देखें तो। क्योंकि वहाँ पे जो एजुकेशन का जो अलग ही एक स्ट्रीम है, अलग ही फ्लो में पढ़ाते हैं वो लोग, तो हम लोग भी यहाँ पे धीरे धीरे अप्लाई कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ सरकार की गलती है या फिर सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की गलती है। कहीं ना कहीं इसके लिए हमारा बैकग्राउंड भी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं हमारा फैमिली भी जिम्मेदार है, जो सोसाइटी है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, सरकार भी रिस्पॉन्सिबल है, स्कूल्स भी रिस्पॉन्सिबल है। हमारे यहाँ क्या होता है कि नॉर्मली, मतलब इस बार को कोई भी टीचर पर्सनली नहीं ले, तो नॉर्मली लोग कहते हैं सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी होने के बाद एक स्थिरता आ जाती है। लोग बहुत कम हैं ऐसे जो सोचते हैं कि हाँ नौकरी मिली है तो जितना हमें सरकार दे रही है उतना हम बच्चों को कम से कम दे पाए। नहीं, मैंने देखा है, मैं इंटर्नशिप में जाती थी तो मैं देखती थी ऐसा होता था। कहना नहीं चाहिए ये बात, लेकिन वहाँ पे लोग उतने जुनून के साथ बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं कि हाँ इस बच्चे का हमें अच्छा करना है, इस बच्चे को कुछ सिखाना है। कोरम पूरा करते हैं लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि जो हमारा शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी पिछड़ते जा रहा है। मतलब हो सकता है ये बात नहीं कहनी चाहिए थी मुझे, लेकिन ये बात है, ऐसा सब लोग नोटिस करते हैं। और वहीं बच्चे को भी देखा जाए तो कह सकते हैं कि जैसे बच्चे आते हैं स्कूल, लंच टाइम में घर जो जाते हैं भाग के, वो भागे ही रह जाते हैं, वापस आते ही नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे का भी प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारी जो व्यवस्था है उस तरह की नहीं है स्कूल्स में। प्रॉपर हाइजीन हो, चाहे मतलब हर कितना सरकार करेगी, कुछ ना कुछ जो हर विभाग को कार्य बांट दिया गया है, तो हर तरह से देखा जाएगा तभी कोई भी चीज़ अच्छे से डेवलप हो पाएगी। क्या कारण है कि हमारा कंट्री आज भी डेवलपिंग है? वो नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें, सरकार करेगी। अरे भाई अकेले कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो खैर ये सब बातों से आगे बढ़ते हुए हम लोग अब देखते हैं कि जो व्यापक स्तर पर जो यह देखा गया है कि जो छात्र हैं अवधारणाओं
को आत्मसात करने के बजाय जो है वो यांत्रिक रूप से सीखने को ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं वो जोड़ देते हैं या फिर पसंद करते हैं। और सीखने ने छात्रों के जो उच्च विद्यालयों में जाने के साथ उनकी जो शिक्षा है उस पर सवाल उठाया है। सवाल क्या उठाया है? जैसे यूनेस्को की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो भारत में बच्चों को जो शिक्षा की उपलब्धता जो है वो आसान हुई है, लेकिन गुणवत्ता का सवाल ज्यों का त्यों बना हुआ है और स्कूल जाने वाले बच्चे भी बुनियादी शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है, नहीं भेजा जा रहा है। समस्या केवल बच्चों को स्कूल भेजने की नहीं है। स्कूल जाने वाले बच्चे भी शिक्षा का जो घटिया स्तर है उसके कारण काफ़ी पिछड़ रहे हैं। हमने ऐसा भी देखा है कि यहाँ ऐसा भी होता है कि टीचर जो है वो बच्चों का आंसर शीट लिख के कैसे भी उनको एग्ज़ाम में पास करा देते हैं, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है कि कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। अरे भाई, जब तक बच्चा नहीं सीखेगा, हम लिख के उसको पास करा देंगे, उस बच्चे का क्या फ्यूचर होगा? वो बच्चा तो बेचारा कुछ सीखेगा नहीं, पास होते जाएगा और आगे जा कर के 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम आएगा, 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम आएगा, उस टाइम कौन उसको पास कराएगा? जो एडमिशन है, जो नामांकन है, उसके लक्ष्य के काफ़ी करीब पहुंचने के बाद गुणवत्ता का जो सवाल है वो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है। देश में जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी गुणवत्ता के संदर्भ में एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन की एक जो रिपोर्ट है उस पर गौर करना उपयुक्त होगा कि जिसके मुताबिक देश की जो कक्षा 5 के आधे से अधिक बच्चे हैं, वे कक्षा 2 की किताब ठीक से पढ़ने में असमर्थ हैं। ये तथ्य जो है हमारी प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता के सरकारी दावों को जो है वो शो करती है, दिखाती है कि असलियत में वो क्या है। उसके खोखलेपन को सामने लाने के लिए ये एकदम पर्याप्त माना जा सकता है। सरकार दावा कर रही है कि हम अच्छा शिक्षा आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो प्रोवाइड करा रहे हैं लेकिन वो हमें नहीं मिल पा रही है। इसका क्या मतलब बनता है? कोई चीज़ हमें आप दे रहे हैं, हम उसको नहीं ले पा रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता है ना इस चीज़ का। कारण जो भी हो, कारण हम हो, आप हो, बिचौलिया हो, कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस जो आप हमें दे रहे हैं वो हम तक सही मायने में नहीं पहुंच पा रही है। शिक्षा यदि गुणवत्तापूर्ण ना हो तो वो निश्चित है कि वो बेमतलब हो जाती है। इसका लाभ न तो हासिल करने वाले को होता है और न ही प्रदेश और देश को हो पाता है। इसमें व्यावसायिक शिक्षा की जो गुणवत्ता है उस पर तो और ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। जो स्कूल की शिक्षा है हमारी, उसकी गुणवत्ता में कमी होने का क्या कारण है? एक क्वेश्चन आता है। इतना सब जानने के बाद अब एक क्वेश्चन उभरता है हमारे माइंड में कि जो स्कूली शिक्षा है उसमें गुणवत्ता की कमी होने का कारण क्या है? तो प्राथमिक या उच्च किसी भी शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जो मुख्य रूप से 2 बातें आवश्यक होती हैं, वो है श्रेष्ठ और पर्याप्त शिक्षक और उत्तम पाठ्यक्रम। यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो द बेस्ट होना चाहिए और जो पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले हैं वो भी बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए। यानी कि जो हमारे टीचर्स हैं वो बेस्ट होने चाहिए और जो हमारा सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो बेस्ट होना चाहिए। शिक्षकों की कमी की बात तो हमेशा उठती रहती है, लेकिन इसके अलावा ये सवाल भी एक है कि क्या जो शिक्षक हैं अभी जो पढ़ा रहे हैं वो बेस्ट हैं? मैं किसी टीचर पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन आप जाके चेक करिए, आई गारंटी कि जितने भी, अगर एक स्कूल में 10 टीचर हैं तो उसमें से 7 टीचर आपको ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं छोड़ो ना, कल बना के ले आना, कल पढ़ा लेंगे, आगे कर लेंगे, या फिर लेक्चर दे के निकल जाते हैं। मैं प्राइमरी स्कूल्स की बात कर रही हूँ, मैं अपर लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे अपर एजुकेशन में क्या होता है कि वहाँ पे बच्चों के पास थोड़ा सा जो है माइंड उनका डेवलप हो चुका होता है, वो क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन करते हैं तो उन्हें टीचर को क्या है कि उनको जवाब देना पड़ता है। लेकिन प्राइमरी लेवल में क्या है कि बच्चे भी चाहते हैं चलो अच्छा टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, खेलने का मौका मिल रहा है, खेल रहे हैं। और टीचर भी सोचते हैं कौन सा बच्चा पढ़ रहा है जो हम उसको पढ़ाने पे ध्यान दें। तो ये सवाल उठता है कि जो शिक्षक हैं क्या वे इतने योग्य और कुशल हैं कि बच्चों को समुचित रूप से शिक्षा दे पाएं? इस संबंध में एक तथ्य ये भी है कि शिक्षकों की कमी तो है, पर सरकारी स्कूलों में अधिक है। जो निजी स्कूल है वो इस समस्या से कम ग्रसित है, क्योंकि क्या है, जो प्राइवेट स्कूल्स में होता है कि जैसे आप
प्राइवेट स्कूल्स में अगर वेतन दिया जा रहा है टीचर्स को तो उनसे प्रॉपर काम भी लिया जाता है, और सरकारी स्कूल में सरकार पैसे दे रही है लेकिन देखने नहीं आ रही है कि प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज हम लोग देखते हैं कि जो हमारे यहाँ सरकारी कर्मचारी हैं उनमें से 0.001% के भी बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि सरकारी स्कूल्स की क्या हालत है, और ये जो हालत है ना ये उनकी ही वजह से है। और अब रही बात उत्तम पाठ्यक्रम की, तो यहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं है। सरकारी स्कूल में ढांचागत सुविधाओं की कमी है और अध्यापकों की नाकामी के चलते ये हालत है कि अभिभावक खर्च वहन करने की स्थिति में है। वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। वो इतना खर्च वहन कर सकते हैं कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल्स में क्या है कि लूट का आलम ऐसा है वहाँ पे कि वहाँ वर्दी से लेकर किताबें कॉपियाँ तक भारी भरकम मूल्य पर बेची जाती हैं। वर्दी यहाँ पे मैं यूनिफॉर्म के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो क्या होता है कि आज एकदम जो लचड़ा हुआ परिवार है, एकदम जो समझिए न्यूनतम वर्ग का परिवार मान लीजिए, वहीं का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने आ रहा है। जिनके पास थोड़ा सा भी पैसा है, थोड़ा सा भी मतलब कि वो अगर रोज़ पर भी कमा रहे हैं बंधुआ मजदूर की तरह कहीं पे, तो उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। भले ही वहाँ पे लूटा ही जाता है हर चीज़ के नाम पे। कॉपी के नाम पे जो मार्केट में कॉपी 10 रुपये की मिलती है, स्कूल का लेबल लगा दिया गया वहाँ पे तो वो 20 रुपये की मिल रही है, लेकिन बच्चे को वहीं से खरीदना है। यूनिफॉर्म बच्चे को स्कूल से ही मिलेगा। और सरकारी स्कूल में क्या है कि हर चीज़ सरकार दे रही है लेकिन व्यवस्था सही से नहीं कर पा रही है। सरकार आपको क्या देगी? साधन देगी, व्यवस्था तो उसके बाद वाले लोगों को करना है ना। तो वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है सही से, जिस कारण से इतने सारे जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है सरकारी स्कूल्स में कि बोझ मुक्त शिक्षा की बात की जाती है। क्लास 3 तक तो आई गेस कि बस 2 ही बुक्स हैं। और जब बात करते हैं नर्सरी की, निजी स्कूल्स की, तो वहाँ पे जब स्कूल से बच्चे निकलते हैं छुट्टी के टाइम या स्कूल जाते रहते हैं, उस टाइम आप नोटिस करते होंगे कि बच्चे से बड़ा बच्चे का बैग होता है। चाहे वो लंच बॉक्स को लेकर के हो, वाटर बोतल हो, 10 12 15 20 किताबें कॉपियाँ होती हैं उसमें। और हमारे यहाँ क्या है कि सरकार लंच भी प्रोवाइड करा रही है, पानी भी प्रोवाइड करा रही है, हर चीज़ दे रही है, लेकिन बच्चे नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ की व्यवस्था सही नहीं है। और ये हालत कब है? ये हालत तब है जब पूरे देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू है। प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के इस कानून में कई अच्छे प्रावधान हैं, लेकिन ज़्यादातर राज्यों ने इस कानून को सही ढंग से अपनाया ही नहीं है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मुताबिक स्कूलों में ढांचागत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए और शिक्षा की गुणवत्ता पूरी करने के लिए समय सीमा तय थी। कानून के अनुसार राज्य सरकारों ने न तो स्कूलों की शिक्षकों की नियुक्ति की और न ही बुनियादी सुविधाएं उनको प्रदान की है। और अभी देखिए कि टीचर्स रिटायर हो रहे हैं लेकिन जो है वो बहाली नहीं हो पा रही है। कई हमारे यहाँ है कि 30 या 40 स्टूडेंट्स पे एक टीचर का होना कंपलसरी माना गया है, लेकिन आप नोटिस कीजिए किसी किसी स्कूल्स में बच्चे बहुत सारे हैं, टीचर 1 हैं 2 हैं, और किसी किसी स्कूल्स में बहुत कम बच्चे हैं और टीचर जो हैं वो 10 12 15 टीचर्स हैं, ऐसे ऐसे है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो है एजुकेशन सिस्टम की कमज़ोर व्यवस्था को दर्शाता है, और यही कारण है कि हमारे स्कूल में जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें कमी है। सिर्फ यही नहीं है कि टीचर का प्रॉब्लम है, टीचर को सिर्फ पढ़ाई के लिए रखा जाए ना। टीचर हमारा जो मिड डे मील का जो प्रोग्राम है उसको भी डील कर रहा है, जो कागज़ का लेखा जोखी वाला जो काम होता है उसको भी डील कर रहे हैं टीचर लोग। बाहर का सारा काम भी टीचर ही देख रहे हैं, तो पढ़ाएगा कौन? टीचर की भी प्रॉब्लम मैं नहीं बोल सकती हूँ कि हर चीज़ आप टीचर से ही करवा रहे हैं। गांव का सर्वे करवाना है वो भी टीचर ही करेंगे, तो बच्चे को कौन पढ़ाएगा? स्वाभाविक है वहाँ पे टीचर भी फोकस नहीं कर पाएंगे पढ़ाने पर, क्योंकि उनके पास और भी कामों का प्रेशर दे दिया गया हुआ होता है। और यही कारण है कि बच्चे को सही से जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। और सही में हम लोग नोटिस करते हैं इस चीज़ को कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं पढ़ाने वहाँ पे देखेंगे कि जो क्लास 5 क्लास 6 के बच्चे हैं वो क्लास 2 की बुक्स को सही से नहीं पढ़ पाते हैं। क्लास 5 6 के बच्चे को सही से गिनती नहीं आ रही है, टेबल नहीं याद है, ऐसा होता है। ये
किसी भी एक इंडिविजुअल को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, हर कोई जिम्मेदार है। और अब हम लोग बात करते हैं कि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो शिक्षा की कोई व्यवस्था तभी बेहतर हो सकती है जब शिक्षक अच्छे हों, व्यवस्था अच्छी हो, सोसाइटी का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है एजुकेशन के लिए वो अच्छा हो, और जो पेरेंट हैं बच्चों के, वो बच्चों के पढ़ाई को लेकर के जागरूक हों, और सरकार जो है वो भी प्रॉपर चेक करते रहे इस चीज़ को कि हाँ, सही से हम जो चीज़ दे रहे हैं वो बच्चों तक सही से पहुँच पा रही है या नहीं पा रही है। तो काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100%, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो बच्चों तक पहुँच पाएगी। जैसे मान लीजिए, टीचर को आप सिर्फ पढ़ाई के लिए रखिए और बाकी जो काम है उसके लिए अलग स्टाफ आप बहाल करवाइए। तो कुछ चीज़ें ये है, जैसे कि शिक्षक छात्र का अनुपात है, ये तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि टीचर स्टूडेंट का जो रेशियो है वो सही होना चाहिए। और शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के लिए शिक्षकों की क्षमताओं का विकास करना भी बहुत आवश्यक है। अध्ययन के दौरान जो कुछ साक्ष्य मिले हैं, उनसे यह बात स्पष्ट हुई है कि शिक्षकों को सहयोग मिलने से शिक्षा में जो गुणवत्ता है, उसके अंदर काफ़ी जो है वो सुधार होती है। उनको सहयोग न मिलने की स्थिति में शिक्षा की जो गुणवत्ता है, उसमें काफ़ी गिरावट देखी गई है। और अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित करने और बच्चों को जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए 4 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया गया है। और वो अब जानते हैं कि आगे ये है क्या। जो पहला है, अच्छे शिक्षकों का चयन बच्चों की विविधता को ध्यान में रखते हुए किया जाए। बिल्कुल, शिक्षकों को शुरुआती कक्षाओं से कमज़ोर बच्चों की मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यस, ये भी होना चाहिए कि प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए टीचर्स को कि जो बच्चे जूनियर क्लासेस में हैं, वो अपने क्लास के लायक भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो पहले उनको उनके क्लास के लेवल पे ट्रेन किया जाए, उसके बाद उनको अगले क्लास में प्रमोट किया जाए। एंड द नेक्स्ट वन इज़, देश के ज़्यादा चुनौती वाले हिस्सों में सबसे अधिक अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि असमानता को कम किया जा सके। जैसे मान लीजिए, जो शहरी एरिया है वहाँ पे नॉर्मल टीचर्स भी होंगे, तो वहाँ पे बच्चे कुछ ना कुछ अपने सोसाइटी से अच्छा सीख रहे होते हैं। तो ज़रूरी तो है कि अच्छे शिक्षक हो, लेकिन जो स्लम एरियाज़ हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वहाँ पे जो स्कूल्स है वहाँ पे थोड़े और अच्छे टीचर्स को नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि वहाँ पे और अच्छी शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो बच्चों को मिल सके और असमानता जो है वो कुछ हद तक दूर की जा सके। और जो अगला है वो है, सरकार को शिक्षकों को पेशे में बने रहने लायक प्रोत्साहन देनी चाहिए ताकि किसी भी परिस्थिति में यह सुनिश्चित किया जा सके कि सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन ये जिम्मेदारी जो है अकेले शिक्षकों पर नहीं डाली जा सकती है। शिक्षकों को काम करने के लिए अच्छे अच्छे तरीके से निर्मित पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र को होने वाली फंडिंग में भी जो कमी है वो भी एक बहुत अहम मुद्दा है। सरकार जो है वो शिक्षकों के प्रशिक्षणों पर कागज़ों में तो काफ़ी काम दिखा रही है, बजट भी खर्च हो रहा है, लेकिन शिक्षकों का जो प्रशिक्षण है उसमें किसी भी लाभ की जो बात होती है उससे इनकार करते हैं। जो शिक्षक प्रशिक्षण जो कार्यक्रम चल रहा है उसको औपचारिकता के रूप में देखा जाता है। इस मानसिकता में जो है वो बदलाव की ज़रूरत है ताकि जो शिक्षा में गुणवत्ता है वो आ सके। कागज़ पे काम हो रहा है और उसको असल में नहीं, ये क्या कहते हैं, अमल किया जा रहा है, तो फिर वो बेमतलब है ना। एंड नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सार्वजनिक शिक्षा बनाम निजी शिक्षा। सार्वजनिक शिक्षा एक आधुनिक विचार है जिसमें सभी बच्चे को, चाहे वे किसी भी लिंग, जाति, धर्म, वर्ग, भाषा आदि के हों, शिक्षा उपलब्ध कराना शासन का कर्तव्य माना जाता है, सरकार का कर्तव्य माना जाता है। आज़ादी के बाद गठित सभी शिक्षा आयोगों में एक बात पर आम राय ये रही है कि शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए समान स्कूली शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करना फर्स्ट स्टेप है, पहला कदम है। लेकिन इन सिफारिशों को हकीकत में बदलने के लिए
क्रियान्वयन की जो कोशिश है वो आज भी एक सपना ही है। हमारे देश में जो शिक्षा को सरकारी और गैर सरकारी दोनों रूपों से चलाया जा रहा है, मतलब जो सरकारी स्कूल्स हैं और प्राइवेट स्कूल्स हैं, शिक्षा को निजी लोगों और संस्थानों के हवाले करना और उनको उनके तरीके से काम करने की आज़ादी देने को शिक्षा का निजीकरण अथवा प्राइवेट शिक्षा कहते हैं। यानी कि प्राइवेट शिक्षा में जैसे आप अगर चाहो अभी कि आप स्कूल खोलना चाह रहे हो, आप भी खोल लेते हो, आपके यहाँ भी बच्चे आएंगे पढ़ेंगे। जो सरकार स्कीम चला रही है जिसके तहत वो पढ़ा रही है, तो वहाँ भी बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो जो सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई होती है सरकारी शिक्षकों के द्वारा, वो हमारी हो गई सार्वजनिक शिक्षा, और जो प्राइवेट रूप से कोचिंग स्कूल्स वगैरह चलाए जाते हैं वो हो गई निजी शिक्षा। तो पिछले कुछ दशकों में शिक्षा के जो तरीके हैं उनमें काफ़ी बदलाव आया है। पहले शिक्षण संस्थान सरकार द्वारा चलाए जाते थे, सिर्फ सरकार द्वारा ही चलाए जाते थे, किंतु मतलब अब जो है वो निजी संगठन और साझेदारी से भी चलाए जाने लगे हैं। निजी संस्थानों में सरकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। इसका बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट भी है और बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, यानी कि ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स दोनों हैं, किसी भी चीज़ के होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव तो हर चीज़ में होता है, तो पहले हम लोग नेगेटिव को क्यों देखें, पहले हम लोग पॉजिटिव को ही देखते हैं। तो जो पहला है लाभ, वो है सुविधाएं और नई तकनीक। निजी और प्राइवेट विद्यालयों में सरकारी विद्यालय के मुताबिक ज़्यादा सुविधाएं होती हैं। भले ही बजट सरकार का ज़्यादा खर्च हो रहा है, लेकिन जो सुविधाएं और नई तकनीक है वो प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट जो है बच्चों के पैसे जाते हैं, बच्चों के घरों से पैसे जाते हैं और वहाँ पे उन्हें बच्चे जुटाने हैं, बच्चे वहाँ पे ज़्यादा जुटे हुए भी होते हैं। निजी विद्यालयों में अधिकतर नए जो है टेक्निक्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट वगैरह हो गया। जो दूसरा है वह है नामांकन की प्रक्रिया। ऐसे संस्थानों में नामांकन के लिए बच्चों को एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है, विच इज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम, और ऐसा करने से बच्चों को छांट कर प्रवेश दिया जाता है, यानी कि जो बच्चे उस लेवल के हैं उन्हें ही बस प्रवेश दिया जाता है, और इन स्कूल्स में जो सीमित संख्या में बच्चे हैं उनको ही दाखिला मिलता है। मतलब एक ऐसा नहीं है कि जो आते गए उनको एडमिशन मतलब लिया जा रहा है। जो बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करते हैं बस उन्हें ही एडमिशन दिया जाता है। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं लाभ की, वो लाभ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं निजी स्कूल्स की, यानी कि प्राइवेट स्कूल्स की। तो अगला जो पॉइंट है इसमें लाभ का, वो ये है शिक्षकों की जांच। निजी स्कूल्स में हर विषय के लिए अलग अलग शिक्षक होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग टीचर्स डील करते हैं, और ऐसे स्कूल्स में शिक्षक जो हैं वो जो टीचर्स हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स में एकदम निपुण होते हैं और वास्तविक रूप से छात्रों को ज्ञान देते हैं। और टाइम टू टाइम टीचर्स को जो है वो जांच किया जाता है, और ऐसा नहीं है कि टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है, बच्चों के थ्रू उनका जांच किया जाता है। जैसे बच्चों के टाइम टू टाइम यूनिट टेस्ट्स होते हैं और जो है साप्ताहिक टेस्ट्स होते हैं, जिनके द्वारा ये भी पता चलता है कि मतलब बच्चे सही से पढ़ पा रहे हैं, नहीं सही उनको ज्ञान मिल पा रहा है, या कोई उनके स्तर में सुधार हुआ है या नहीं। और कई बार ऐसे आंकड़े भी सामने आते हैं जिनसे जो सरकारी शिक्षा संस्थानों पर एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकारी विद्यालयों में कई बार छात्रावास, पुस्तकालय और अन्य मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं है। और अब निजी जो शिक्षा है उसके दुष्प्रभाव को हम लोग जानेंगे। मनमानी फीस वसूलना इसका पहला दुष्प्रभाव है। बिल्कुल, निजी संस्थान अभिभावकों से मनमानी फीस वसूलते हैं। जो पेरेंट्स हैं उनसे मनमाना फीस वसूला जाता है। ये क्या है, सबसे बड़ा नुकसान है शिक्षा के निजीकरण का, क्योंकि जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो अपने बच्चे को अगर अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो वो ऐसा पैसे की वजह से नहीं कर पाएंगे। जो नेक्स्ट है वो है भ्रष्टाचार की चरम सीमा। जो मंझले स्तर और उच्च स्तर के परिवार के बच्चे हैं ऐसे विद्यालयों में दाखिला लेने में समर्थ हैं। ऐसे विद्यालयों में एडमिशन लेने के लिए भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होता है। जो जैसे
जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं या फिर कुछ, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को झेलना पड़ता है कि वो चाह कर भी वहाँ एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं या चाह कर भी वहाँ पे पढ़ पाने में असमर्थ हैं। और जो नेक्स्ट है वो है शिक्षा को व्यवसाय बना देना। बिल्कुल, शिक्षा क्या है कि सबका अधिकार है, सबको मिलना चाहिए। अब जो बच्चे मान लो पैसा की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी और कारण से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप जा सकते हो स्कूल, पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में ऐसे बच्चे को एंट्री ही नहीं मिलती है, भले ही वो लाख टैलेंटेड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उनके पास पैसे की कमी है तो वो नहीं जा पाएंगे वहाँ पे। तो ये क्या हो गया, फाइनेंशियल रूप दे दिया गया ना शिक्षा को, वहाँ पे शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया। क्योंकि अगर ये व्यवसाय नहीं होता तो जो बच्चा गरीब है उसको भी आप पढ़ने के लिए अलाउ करते। तो ये है। और अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सरकारी स्कूल में जो शिक्षा है उसका लाभ और दुष्प्रभाव क्या क्या है। जो पहला लाभ है वो है खाना और किताबें मिलना। सरकार द्वारा इस सरकारी स्कूलों में कई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें बच्चों को खाना, यूनिफॉर्म, बुक्स जो है वो फ्री में दी जाती हैं। ऐसा इसलिए कराया जाता है जिससे कि बच्चे स्कूल में आए और अपना भविष्य सुधार सकें। और जो निम्न स्तरीय बच्चे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है टाइम से, या फिर जो बच्चे मतलब घर में बुक्स खरीद नहीं पा रहे हैं, जिनके पेरेंट्स इस मतलब तरह से फाइनेंशियली कमज़ोर हैं कि बच्चों के बुक्स और खाने पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे बच्चों के उत्थान के लिए सरकार योजनाएं ला रही हैं जिसमें बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड कराया जा रहा है, उनको और भी पोषक जो भोजन सामग्रियां हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो उनके बुक्स हैं, बैग्स हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, हर चीज़ उनको प्रॉपर सरकार प्रोवाइड करवा रही है ताकि बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने पर ही ध्यान दे सकें, उनके पेरेंट्स पर भी बच्चों का पढ़ाई जो है वो बर्डन ना बने। कम दाम में शिक्षा मिलना, जो सरकार द्वारा जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं उसमें कम दाम में, इनफैक्ट कहें तो मुफ्त में ही, फ्री में ही शिक्षा दिया जाता है। गरीब बच्चों के लिए कई बार छात्रवृत्ति भी दी जाती है, स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं। जो इसका दुष्प्रभाव है वो ये है कि शिक्षकों की कमी है। हाँ, सरकारी स्कूल में कई बार ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पे शिक्षकों की कमी होती है और हर विषय के, हर सब्जेक्ट के प्रॉपर टीचर भी अवेलेबल नहीं होते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि स्कूल में 50% शिक्षकों के पद खाली हैं और स्कूल में प्रिंसिपल भी नहीं है। और जो अगला है वो है मूलभूत सुविधाएं ना होना। सरकारी विद्यालयों में कई बार पुस्तकालय नहीं होते हैं। नॉर्मली अगर प्राइमरी स्कूल्स में देखें तो रेयरली ही पुस्तकालय देखा गया है। इसके अलावा जैसे शौचालय की सुविधा कई जगह नहीं होती है और बिजली पानी आदि की समस्या भी स्कूल्स में होती है। कई बार तो स्कूल में बुक्स भी पहुंच नहीं पाती हैं और छात्रों को नहीं मिल पाती हैं। कई बार तो पहुंची हुई होती हैं फिर भी नहीं मिल पाती हैं। तो इसी के साथ लाभ और दुष्प्रभाव ख़त्म हुआ। और भी बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे जो ड्रॉबैक्स हैं वो हैं, तो उतना हम लोग डिस्कस करने आगे अगर चलें तो फिर हो गया इसका सिलेबस ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शिक्षा का निजीकरण, उदारवादी दृष्टिकोण तथा आलोचनात्मक विमर्श। हाँ, थोड़ा सा ये टॉपिक बड़ा होगा आज वाला वीडियो, क्योंकि हम लोग पूरे यूनिट को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग साथ में जो है थोड़ा सा कुछ खाने वाने का या फिर पानी वानी लेके बैठिए और एक कॉपी पेन भी लेकर के बैठिएगा ताकि जो इम्पोर्टेंट लगे उसको आप लोग नोट करते चले जाइए। ज़रूरी नहीं है कि पूरा बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो पूरे बुक को आप नोट करें, या फिर पूरा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो आप नोट कर लें। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे अगर एक पूरा लेक्चर दिया जा रहा है उसमें से 2-4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए। बाकी जो आप दोबारा पढ़ेंगे उसको, तो उस पॉइंट को देख के ही आपके दिमाग में ये बात स्ट्राइक करेगी कि अरे इस पॉइंट को इस तरह से डिस्कस किया गया था, और वो पूरा डिस्कशन आपके माइंड में सिलसिलेवार ढंग से आते चला जाएगा और आप उसको ज़रूरत पड़ने पर लिख सकते हो या फिर रिमेंबर कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो माइंड में ही। शिक्षा के जो निजीकरण है उस पर जो उदारवादी दृष्टिकोण है वो क्या कहता है। तो शिक्षा के निजीकरण पर उदारवादी दृष्टिकोण का कहना है कि शिक्षा में गुणवत्ता के लिए निजीकरण आवश्यक है। निजी संस्थानों में योग्य फैकल्टी, अत्याधुनिक तकनीक
अनुशासन, मूलभूत सुविधाएं सरकारी संस्थानों से काफ़ी बेहतर होती हैं। बिल्कुल, जैसे सरकारी स्कूल से तो अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो काफ़ी हद तक निजी संस्थाएं जो हैं वो बेहतर फैकल्टी या फिर जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ करती हैं। भारत जैसे विकासशील देश में जो है आर्थिक दबाव के कारण शिक्षा पर अधिक व्यय वहन नहीं कर सकते हैं। हमारा कंट्री वेल डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है, ये बात हम सब जानते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वो पार्ट पे किया जा रहा है शिक्षा के तरफ सरकार द्वारा, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं कम हो जा रहा है। हमारा जो शिक्षा पर व्यय जो हमारे घरेलू उत्पाद जो हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मात्र 2.8% ही है, जबकि विकसित देशों में सामान्यतः स्वीकृत मानदंड जो है 6% या उससे अधिक है। इसके रिजल्ट के रूप में शिक्षा यहाँ बड़े प्रचार से वंचित रही है और इसका उत्तर है कि शिक्षा का निजीकरण जो है वो हो रहा है। मतलब इसके लिए एक बेनिफिट है कि जो शिक्षा है वो निजी रूप से भी बच्चों को दी जा रही है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये भी है कि वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा है जो कि सारे लोग बियर नहीं कर सकते हैं। आज के टाइम में सरकार जो है हमारी वो काफ़ी कोशिश कर रही है कि हमारा जो कंट्री है वो फुल्ली लिटरेट हो सके, और इस कोशिश में जो देश में शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए सरकार ने जो सतत प्रयास किए हैं उसके रिजल्ट के रूप में लगभग 2/3 2/3 जो ये आबादी है वो शिक्षित तो हो गई है, लेकिन अभी भी भारत की 21वीं शताब्दी में विश्व के सबसे अधिक अशिक्षित लोगों के जो देश की उपाधि दी जाती है वो भारत को ही मिली हुई है। और इसका एक और कारण है कि हमारे देश में जनसंख्या भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और सरकार तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर के शिक्षा कार्यक्रमों को आगे बढ़ा पाने में भी अपने आप को असहाय पाती है। स्वाभाविक बात है कि आप अगर कोई एस्टिमेट लेके चल रहे हो कि आपको 20 आदमी को खाना खिलाना है, अचानक से आपके पास 20 और आदमी आ जाते हैं तो डायरेक्ट आपका बजट दुगुना हो जाएगा ना। तो प्रॉब्लम ये भी आती है, और बजट तो उतना ही है क्योंकि बजट को बढ़ाने में तो टाइम लगता है। कोषों की कमी जो है वो भी एक गंभीर समस्या है, इसलिए शिक्षा खासकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी जो है उसकी ज़रूरत है। शिक्षा जो है वो सरकारी विद्यालयों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम विद्यालयों में भवन और पाठ्यक्रम के अतिरिक्त सुविधाओं का बहुत अभाव होता है और कभी कभी शिक्षक भी नहीं होते हैं, कभी कभी नहीं, जनरली शिक्षक नहीं होते हैं। इन स्कूलों में बर्बादी और भ्रष्टाचार जोरों पर होता है। वर्तमान शिक्षा नीति केवल यह सुनिश्चित नहीं करती है कि छात्र नियमित रूप से कक्षा में जाते हैं या नहीं, बल्कि उन्हें प्रॉपर जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है या नहीं ये भी सुनिश्चित करना होता है। नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हुई हैं, जैसे मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, उसकी योजना है विद्यालयों में 7वीं तक के छात्रों को अनुत्तीर्ण नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बच्चे फेल हो जा रहे हैं तो इस डर से वो स्कूल ही आना छोड़ देते हैं कि अरे बच्चे का एज पूरा होते जा रहा है लेकिन बच्चा जो है वो अभी निचली ही क्लास में, इससे अच्छा है कि पढ़ाई छोड़ दे। तो इसलिए सरकार ने ऐसा भी नियम लगाया है कि 7वीं कक्षा तक के बच्चों को जो है वो फेल ही नहीं करना है। तो वो कुछ नहीं भी लिखते हैं तो टीचर उनकी कॉपी लिख करके उनको पास करा देते हैं, ताकि जो है कि फेल होने के डर से बच्चे स्कूल ना छोड़ दें। यद्यपि शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें कमी जो है वो फिर भी आ रही है, और निजी क्षेत्र जो हैं इनमें संलग्न हो सकते हैं, लेकिन वही बात है कि वहाँ पे फिर क्या होता है कि शिक्षा एक व्यावसायिक रूप ले चुका हुआ होता है। तो ये चीज़ अगर सुधार कर ली जाए तो निजी क्षेत्र का इनमें संलग्न होना एक बहुत बड़ी जो है, बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि एक हेल्पिंग हैंड साबित हो सकता है। जो विशिष्ट श्रेणी के पब्लिक स्कूल में दी जाने वाली जो शिक्षा की गुणवत्ता है, खासकर ईसाई मिशनरी द्वारा चलाए जा रहे हैं जो स्कूल हैं उनसे प्रमाणित हो गए हैं। तो दूसरी तरफ जो है शिक्षा के निजीकरण से अक्षमता, भ्रष्टाचार, शिक्षक उपकरण, प्रयोगशालाएं और पुस्तकों जैसे मानवीय संसाधनों के अपर्याप्त उपयोगों को दूर किया जा सकता है, जो कि अब हमारी शिक्षा पद्धति के
अनिवार्य अंग बन गए हैं। तो सही बात है कि जो शिक्षा का निजीकरण है और उससे क्या होता है कि जो भ्रष्टाचार है, जो बहुत सारे जो फीस वगैरह को लेकर के जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर सरकार से कोलैबोरेशन उनका हो जाए और निजीकरण वाले जो सुविधाएं हैं वो अगर उपलब्ध हो पाएँ बच्चों को, अगर कम पेमेंट पे या फिर एक कह सकते हैं कि सार्वजनिक रूप से, तो ये बहुत बड़ा एक हेल्पिंग हैंड साबित हो सकता है हमारे एजुकेशन के लिए। और ये एक उदारवादी दृष्टिकोण के रूप से भी कह सकते हैं कि समावेशित किया जा सकता है। और शिक्षा के जो निजीकरण का आलोचनात्मक विमर्श है वो यह कहता है कि शिक्षा के निजीकरण की जो नकारात्मक पहलू है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब दिख रहा है लोगों को सामने से कि हाँ उसका क्या क्या ड्रॉबैक है। जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि जो निजीकरण है शिक्षा का, उसका ड्रॉबैक क्या क्या है। तो ये भविष्य में मुनाफे और निहित आर्थिक लाभों को लाती है। श्रेष्ठ स्कूलों में अधिक शुल्क लिया जाता है जो कि सामान्य भारतीय की के जो सामर्थ्य है उससे बाहर की बात है। ये समर्थ और असमर्थ लोगों के बीच एक खाई को उत्पन्न करती है। बिल्कुल, कोई गरीब वर्ग का बच्चा है, वो पढ़ने में तेज़ है लेकिन वो पैसे की कमी के कारण नहीं पढ़ पा रहा है, और कोई अमीर वर्ग का बच्चा है, मतलब घर का बच्चा है, और वो पढ़ने में कैसा भी है लेकिन उसको डोनेशन के बल पे उसको धकेला जा रहा है स्कूल्स में। वो बेचारा जा रहा है, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ प्राप्त कर रहा है, लेकिन पढ़ाई तो उसका सन्नाटा है। ऐसी संस्थानों में तो ये भी होता है कि शिक्षकों को शायद ही कभी पूरा वेतन दिया जाता हो, जबकि उन्हें सरकारी वर्ग के समान पूर्ण रकम की प्राप्ति की रसीद भी देनी होती है। और उनका जो कार्यकाल है उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो टीचर आज पढ़ा रहे हैं तो कल भी पढ़ा रहे होंगे, या फिर आज जो वो यहाँ इस स्कूल में है तो कल भी वो इसी स्कूल में। ऐसे निजी संस्थानों में शिक्षक जो होते हैं वो अनुबंध के आधार पे नियुक्त किए गए होते हैं और उसी अनुरूप उन्हें मतलब पैसे भी दिए जाते हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो है अभिवंचित एवं उपेक्षित वर्ग के लिए शिक्षा। तो अभिवंचित तथा उपेक्षित वर्ग के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो स्कूल हैं या फिर जो कक्षाएं हैं उनमें कुछ बालक बालिकाएं ऐसे भी होते हैं जो इन सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पर्याप्त भिन्नता रखते हैं। ये बालक सुविधाओं के क्षेत्र में भी सामान्य बालकों से कम होते हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जो सुविधाएं हैं, जैसे कि आर्थिक सुविधाएं हो गई, पारिवारिक सुविधाएं हो गई, राजनीतिक सुविधाएं हो गई, सामाजिक सुविधाएं हो गई, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक रूप से जो है वो इस तरह की सुविधाओं से जो है वो वंचित रह जाते हैं। और ऐसे कैटेगरी में ज़्यादातर जो लोग आते हैं वे होते हैं आदिवासी वर्ग के, या तो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग होते हैं, वेश्याओं के बच्चे हो गए, बाल अपराधी बच्चे हो गए, बाल श्रमिक बच्चे हो गए, या फिर सुविधा विहीन बच्चे आदि आते हैं। सुविधाओं के अभाव में उनका जो विकास है वो सामान्य बालकों की तुलना में काफ़ी कम होता है या फिर काफ़ी स्लो होता है, तथा उनके जो विकास है उनमें गतिरोध आ जाता है। इस प्रकार क्षमता रखने पर भी वे वातावरण के अनुसार जो है सुविधाओं के अभाव में विकास नहीं कर पाते हैं, तथा जो है सामान्य बालकों की तुलना में बहुत पिछड़ जाते हैं, और समाज का एक इस तरह से काफ़ी बड़ा जो वर्ग है वो धीरे धीरे पिछड़ते ही चला जाता है। इसलिए जो हमारे सोसाइटी का कर्तव्य है वो ये बनता है कि शिक्षा के माध्यम से ऐसे बालकों को विकास के सामान्य अवसर प्रदान करें, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए शिक्षा एक शक्तिशाली माध्यम है। यदि शिक्षक इस लक्ष्य को पूरा करना चाहता है तो उसे इस प्रकार नियोजित किया जाए कि जो समाज है उसका प्रत्येक व्यक्ति इस योग्य बन सके कि वो अपनी क्षमताओं, कुशलताओं और अभिवृत्तियों का समुचित विकास कर सके। सभी को समानता के आधार पर एक जैसी शिक्षा सुलभ हो, जिससे जो है हमारा समाज है उसके सभी लोगों को अपनी क्षमता विकसित करने का पूरा अवसर मिले, मौका मिले। ब्रीफ में हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा में समानता का जो लक्ष्य है उसके रास्ते में दो प्रमुख कारक जो हैं वो बाधा बने हुए हैं। जो पहला कारक है
वो बाधाओं के क्रम में स्कूलों में नामांकन, ठहराव व अच्छा प्रदर्शन, सांस्कृतिक पृथकीकरण, लिंग विभेद, संवेगात्मक असुरक्षा और अन्य परिस्थितियों को समझा जा सकता है कि ये जो कुछ कारण मैंने बताए वो सब एक बाधा का काम करते हैं जो शिक्षा में समानता है उसके रास्ते में। जैसे कि स्कूलों में नामांकन की बात आ गई, उनमें ठहराव और अच्छा प्रदर्शन की बात आ गई, सांस्कृतिक पृथक्करण, लिंग विभेद, संवेगात्मक असुरक्षा और अन्य परिस्थितियां जो हैं वो बाधा का काम करती हैं। दूसरे कारक के रूप में देखा जा सकता है तो शैक्षिक व्यवस्था में अलचीलापन या विशेष रूप से बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं उनमें जो अनुकूलन है उनमें असक्षम होना, जिससे जो है इन बाधाओं को दूर किया जा सके। अलाभान्वित बच्चे जो होते हैं जिन बाधाओं का सामना कर रहे हैं उन्हें बाहर निकालने की मदद के लिए और कुछ संरचनात्मक सुधार व शिक्षा व्यवस्था में नवाचार, जो अलाभान्वित बच्चे की जो शिक्षा है उसकी सुगमता के लिए बहुत ज़रूरी है, वो प्रयास किए जाने चाहिए। हालांकि स्कूलों के सार्वभौमिकीकरण तथा अवसरों की समानता की तरफ हुई जो वृद्धि धीमी और असंतोषपूर्ण है, उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है और उसकी गति को तीव्र करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो बाधाएं हैं ये अगर बनी हुई रह गई तो कभी भी शिक्षा के फील्ड में जो है वो समानता नहीं आ पाएगी। जो पिछड़े हुए हैं वो पिछड़े ही रह जाएंगे, जो आगे हैं वो आगे ही रह जाएंगे, या फिर जो एक खाई बनी हुई है दोनों के बीच में वो बनी ही रह जाएगी जब तक कि शिक्षा की जो व्यवस्था है वो सबको समान रूप से नहीं मिल पाएगी। नो डाउट हमारी जो सरकार है वंचित बच्चों, युवाओं युवाओं की जो शिक्षा है उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, परंतु जो वंचितों की शैक्षिक स्थिति को उच्च बनाने के लिए संवेदनशील सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पर्यावरण है उसकी बहुत कमी है और उसको सही करने की बहुत आवश्यकता है। तो इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आगे हम लोग जानेंगे समान विद्यालय व्यवस्था क्या है। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसको। सार्वजनिक शिक्षा जहां अभिवंचित वर्ग को तथा उपेक्षित वर्गों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वहीं निजी शिक्षा को व्यापारिकीकरण से मुक्त होकर शिक्षा के सार्वजनिकीकरण के उद्देश्य के से समतामूलक पहुंच और भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एक मंच पर लेने की आवश्यकता है। इसे समान विद्यालय व्यवस्था के रूप में देखने का प्रयास करें। देश के सारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए देश में पड़ोसी स्कूल पर आधारित समान स्कूल प्रणाली की मांग होती रही है। इसका मतलब ये है कि एक गांव या एक मोहल्ले के जो सारे बच्चे हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, लड़के हों, लड़की हों, किसी भी जाति धर्म के हों, उनको एक ही स्कूल में पढ़ाया जाए। शिक्षा की जो समान व्यवस्था है उसकी बात करते हैं तो हर किसी को समान शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यही समान शिक्षा की बात है। और समान विद्यालयी व्यवस्था की बात आती है तो हर स्कूल में, निजी स्कूल हो तो या फिर सार्वजनिक स्कूल हो तो, हर जगह एक जैसा माहौल होना चाहिए, एक जैसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, हर चीज़ एक जैसा होना चाहिए और हर किसी के लिए एक जैसा होना चाहिए। यही समान विद्यालय व्यवस्था का जो मुख्य कह सकते हैं कि समझने की बात है वो है। तो इसमें क्या होगा कि इस स्कूल में कोई फ़ीस, ऐसे स्कूल्स में कोई फ़ीस नहीं ली जाए और सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। यह जिम्मेदारी सरकार की होगी और शिक्षा के सारे खर्चे सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। सामान्यतः स्कूल सरकारी होंगे किंतु फीस न लेने वाले परोपकारी उद्देश्य से, न कि मुनाफा कमाने के उद्देश्य से हो। चलने वाले कुछ निजी स्कूल भी इसका हिस्सा हो सकते हैं और वहाँ के जैसे जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे जो फैकल्टीज़ हैं, फैकल्टीज़ जो हैं उनको सरकार वेतन दे, उन स्कूल्स को सरकार हायर करे और वहाँ पे सरकारी रूप से ही पढ़ाया जाए। जैसे मान लेते हैं KVS है, नवोदय है, ये सब कुछ स्कूल्स ऐसे हैं हमारे कंट्री में भी जो अच्छी सुविधा दे रही है बच्चों को। वहाँ पे फ़ीस भी बहुत कम है।
तो इस तरह बहुत सारे और स्कूल्स अगर हो जाएं, जो निजी स्कूल्स हैं उनको सरकारी रूप से अगर हायर किया जाए और सारे खर्चे जो हैं बच्चों के वो सरकार वहन करे, तो सामान्य विद्यालय व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। और वहाँ बिना भेदभाव के बड़े छोटे अमीर गरीब परिवार के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, तो अपने आप उन स्कूलों की उपेक्षा दूर होगी, उन पर सबका ध्यान होगा और उनका स्तर ऊपर उठेगा। भारत के सारे बच्चों को शिक्षित करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये उपाय अगर लागू कर दिया जाए तो ये बिल्कुल संभव है कि हर किसी को समान शिक्षा उपलब्ध हो पाएगी। दुनिया के और भी मौजूदा विकसित देशों में जैसे हम लोग देखेंगे तो इस तरह की स्कूल व्यवस्था रही है और इस तरह से सबको शिक्षित बनाने का लक्ष्य हासिल कर पाए हैं वे लोग। जैसे हम लोग बात करते हैं तो कोठारी आयोग की बात, जैसे कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का एक ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए, जो कि कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे आयोग ने समान स्कूल प्रणाली की वकालत की और कहा कि समान स्कूल प्रणाली पर ही एक ऐसी राष्ट्रीय व्यवस्था तैयार हो सकेगी जहाँ पर सभी तबके के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो समाज के ताकतवर लोग जो हैं वो सरकारी स्कूलों से भागकर प्राइवेट स्कूल की ओर रुख करेंगे, और ऐसा ही कर भी रहे हैं। जिनके पास थोड़ा भी पैसा है, थोड़ा भी पावर है, वो लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। लोग बात करते हैं कि हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रहे हैं स्कूल में, मतलब मेरे कामों पर कोई सवाल नहीं उठाया जाए, टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो अगर जो टीचर अच्छे से सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो अपने बच्चे को निजी स्कूल में क्यों भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए? टीचर की गलती नहीं है इसमें, उनके ऊपर और भी बहुत सारे कामों का प्रेशर बना दिया गया हुआ होता है कि वो प्रॉपर पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो रही है स्कूल्स में। और जो सामान्य पाठ्यक्रम है उनके जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान और गणित की शिक्षा दी जाए। दरअसल सामान्य पाठ्यक्रम की अनुशंसा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करती है। जैसे कि एक तरह से देखा जाए तो 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए। सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा की ही शिक्षा दी जाए। माध्यमिक स्तर सेकेंडरी लेवल पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए। तो ये सब कुछ जो है वो सुझाव दिए गए हैं किसके द्वारा? कोठारी आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के द्वारा। तो सामान्य विद्यालय व्यवस्था को लागू करने में सार्वजनिक एवं निजी विद्यालयों की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोनों जो सार्वजनिक व्यवस्था है और जो निजी व्यवस्था है वो आपस में कोलैबोरेट कर लें तो समान शिक्षा की जो व्यवस्था है, विद्यालय व्यवस्था है, वो मतलब क्या कहते हैं उसको, प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकेगी। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की भी जो बात है वो भी पूर्ण होती हुई दिखेगी। और इन दोनों के तालमेल से एक मंच पर अगर दोनों आ जाते हैं साथ में तो समान विद्यालय व्यवस्था की अवधारणा जो है वो सफल तरीके से क्रियान्वित की जा सकेगी। ज़्यादा नहीं एटलीस्ट अगर प्राइमरी लेवल पर भी ये एप्लीकेबल हो पाता है तो ये काफ़ी अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा समान शिक्षा व्यवस्था को लागू करने के लिए। सो फाइनली अब हमारा यूनिट 2 इसी के साथ ख़त्म होता है। और आप लोगों के मन में अगर कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक को लेकर के, इस यूनिट को लेकर के, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसको एक बार और डिस्क्राइब कर सकूँ। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक the video, share as much as you can, and till then bye bye, take care.